अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी, जिनके चैनल्स को हम देखते रहते हैं, जो टीचर भी हैं और बहुत अच्छा हमें समझाते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आप आए। थैंक यू आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। सर एक बार फिर बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ हमारे यहाँ पंजाब में, और हमने देखा कि क्रिश्चियन जो थे उनके ऊपर अटैक किया गया ब्लास्फेमी का करके। और ये एक्सट्रीमिज्म के अगर ऊपर हम बात करें दोनों कंट्रीज में, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? और पाकिस्तान की अगर खास तौर पे हम बात करें, ये कंट्रोल में क्यों नहीं हो रही? मैडम, उसके अंदर सबसे बड़ी एक जो बात है पाकिस्तान की और इंडिया की, एक्सट्रीमिज्म के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर, खासकर इंडिया भी पॉलिटिकल टूल तो है। अभी अगर आप राजनीति को देखेंगे तो राजनीति में हमारे एक जगह पर तो डिस्कशन मंगल सूत्र हिंदू मुस्लिम आ चुका है। फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर जब ये गवर्नमेंट को दिखाई दिया या इस टाइम प्रेजेंट डे पार्टी को दिखाई दिया कि भाई राजनीति क्या नाम है, लोग जो है घर से बाहर निकल के वोट नहीं डाल रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हिंदू मुसलमान हो गया और मींस हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब हो गया। लेकिन हमारे यहाँ एक खूबसूरती ये दिखाई दी कि जैसे ही गवर्नमेंट बन जाती है, जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा होता है उसको वहीं पर दबा दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि चुनावों में जो हमने फालतू बकवास की उसे साइड में, यानी दुश्मनी जो पाली, लिटरली शब्द यूज होते हैं कि चुनाव के टाइम पर हमने जो दुश्मनी पाली वो सब भूल गए और अब हम मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ये शब्द नॉर्मली हमारे गवर्नमेंट भी बात करती है, अपोजिशन भी बात करती है। आजकल अपोजिशन जो है वो थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना कि एनिमोसिटी पाले रखने वाला है वो है। अदरवाइज हमारे यहाँ के अपोजिशन भी ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रिंसिपल बेस्ड जो थ्योरीज के बिहार पर होता था ना, मतलब प्रिंसिपल बेस्ड जो पॉलिटिक्स करते थे वो अपोजिशन होता था। खैर, पाकिस्तान के साथ मैडम प्रॉब्लम ये है, रूट्स में प्रॉब्लम है। अच्छा, आप हिस्ट्री जब उठाइए, हम जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो उसमें स्लोगन दिया गया था 29 जुलाई को, 29 जुलाई 1946 को। कुछ जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में बिगड़ गई। जवाहरलाल नेहरू ने, हम मानते हैं, एक बेवकूफी करी और जिन्ना उसमें भड़क गए, और उनको भड़क भी नहीं है, उन्हें मौका मिल गया। मौका मिल गया तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और लड़के लड़ेंगे किससे? हिंदुओं से। और हिंदुओं को इतना मजबूर कर देंगे कि अगर ये नहीं माने तो हम पाकिस्तान मारकाट मचा के लेंगे, घुटनों के बल ले आएंगे। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था बंगाल के अंदर। कैलकाटा में जस्ट 2 घंटे के अंदर 6 से 7 हजार हिंदुओं की लाशें कैलकाटा की सड़कों पर पड़ी हुई थी। ये पाकिस्तान की रूट्स का मतलब पाकिस्तान बनने की सबसे पहली जड़ थी, जहां पाकिस्तान को रखा गया। वो चीज हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत हो गई, मुसलमानों में हिंदुओं के लिए नफरत हो गई। हिंदू मेजोरिटी हिंदुस्तान में रह गया, पाकिस्तान मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान में चला गया। हमारी सरकार, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू कैसे भी थे, उन्होंने शुरू में एक काम किया। हमने बात की क्या नाम है, सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी की। हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब 25 से 36 आर्टिकल स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए है। और माइनॉरिटीज को सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, यहां तक कि रिकॉग्निशन तो बहुत छोटी बात है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर क्या नाम है, सिविलाइजेशन से लेकर हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाकिस्तान ने एक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1964 तक नहीं बना था। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 64 तक आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जो भी था वो गवर्नमेंट बस जोड़ तोड़ की सरकार थी। कभी कोई प्रधानमंत्री भगा दिया, कभी किसी को भगा दिया, कभी किसी को भगा दिया, कोई सिस्टम स्टैब्लिश नहीं होता। 64 तक आते आते आपके यहाँ रेडिकल फोर्सेस का राइज होना शुरू हो चुका था ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। जो पहले से थी उन्होंने इजी वे निकालना शुरू किया, क्योंकि साथ में आपके एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी हो चुकी थी पॉलिटिकल पावर के कंपैरिजन में। अब एक बात आइए, एस्टैब्लिशमेंट के पास क्या है? हम पाकिस्तान की रक्षा कर रहे हैं, वी आर सेविंग पाकिस्तान, सिक्योरिटी इशू है, किससे? इंडिया से। अब एस्टैब्लिशमेंट के सामने किसी पॉलिटिशियन ने खड़ा होना है तो कैसे खड़ा? इन द नेम ऑफ इस्लाम। ये सबसे मेन बात थी। आपके यहां रिलीजन को वेपन की तरह यूज किया गया पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए।
लेकिन साथ में पॉलिटिकल माइलेज लेने के साथ साथ एक काम और किया आप लोगों ने कि उसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कर दिया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक आपके पूरे सिस्टम में हिंदू या नॉन मुस्लिम मैरिज जिसे हम कहते हैं, जिसको काजी सर्टिफाई नहीं करता, वो नॉन मुस्लिम मैरिज अलाउड नहीं है। आज भी हिंदू की मैरिज अलाउड नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठा के क्या हुआ कि बहुत सारे गैंग्स बन गए मिठू मियां टाइप में। वो मिठू मियां टाइप के गैंग्स क्या कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों का एब्डक्शन करते हैं, उन्हें कन्वर्ट करवाते हैं फोर्सफुली, और वो जो पॉपुलेशन है और उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। जब तक कोई इंटरनेशनल प्रेशर ना आ जाए तब तक एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। आप सोच कर देखिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके यहां रिलीजन एक वेपन बन गया, और इतना शार्प वेपन बन गया कि अब पॉलिटिकल माइलेज लेने के साथ साथ रेपिस्ट जो होगा उसको भी वो सपोर्ट कर रहा है। बस उसे किसी नॉन मुस्लिम लड़की को उठाकर लेके आना है। जो क्या नाम है धार्मिक गैंग्स है, जो रिलीजियस गैंग्स है, उनके लिए यूज हो गया कि जितना ज्यादा कन्वर्जन करवाएंगे उतना ज्यादा हमारे को जन्नत मिलेगी। गवर्नमेंट को इसलिए फायदा था, खासकर आपकी एस्टेब्लिशमेंट को, कि जितना ज्यादा ये जो पॉलिटिशियन पॉपुलेशन है ये रेडिकलाइज होगी, उतना आसान होगा रिक्रूट करना और उतना ज्यादा आसान होगा डोनेशन लेना, ताकि नॉन स्टेट फंक्शंस जितने भी हैं दूसरी कंट्री में, या जैसे कहते हैं एसपीएमएल सिस्टम से लेकर जो भी सिस्टम है उसको फाइनेंस किया जा सके। तो पूरा एक क्लाउड ऐसा क्रिएट कर दिया गया आपके यहां, जिसमें एक सेक्शन को ऑन द नेम ऑफ इस्लाम आर्मी में लड़के भर्ती करने में कोई टेंशन नहीं है, दूसरा सेक्शन है उसे ऑन द नेम ऑफ इस्लाम वोट्स मांगने में कोई टेंशन नहीं है, तीसरा सेक्शन है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम उसे फंड्स रेज करने में कोई टेंशन नहीं है और एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, और चौथे जो गैंग्स है वो माइनॉरिटीज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को दबा रही है, खत्म कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है, पहले तो ये काम होता था बहुत छोटे लेवल पर, यानी इग्नोरेंट फॉर्म में, इट्स ओके इग्नोर कर दो। इसे ऑफिशियल बना दिया आपके जियाउल हक ने। पाकिस्तान में जितना रेडिकलिज्म बढ़ा है वो सारे का सारा जियाउल हक के फेज में बढ़ा, और वो इस एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा कि अल्टीमेटली जो 1000 गट पॉलिसी और दूसरी जो भी हम बात करते हैं उसमें आपको ऐसे फोर्सेस, ऐसे लोग चाहिए थे, ऐसे रिक्रूट्स चाहिए थे जो कि काम वो करें जो आपकी गवर्नमेंट चाहे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी या तालिक गवर्नमेंट के सर पे ना है। यानी वो इंडिया के अंदर आके अटैक्स करें कुछ भी, जैसे अब अजमल कसाब था उस टाइप पे। लेकिन उसके लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 लड़का सड़क पे घूमता हुआ भी तो मिलना चाहिए ना। वो तभी मिलेगा जब वो रेडिकली मतलब रेडिकलाइज्ड होगा, तो जितना ज्यादा वो रेडिकलाइज्ड होगा उतना ज्यादा रिक्रूट्स आसानी से आपकी कंट्री में मिल जाएंगे। वो कोशिश करी कश्मीर में, वो कोशिश करी इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी गर्दन दबाई रखी। हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हमेशा या यूज करेंगे रिलीजन को जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन, उसके बाद अगर किसी तरीके से किसी ने कुछ किया भी है उसे उठा के जेल में डाल देंगे। आप मानेंगे हमारे यहाँ प्रमोद मुतालिक से लेकर, प्रमोद मुतालिक ने एक बार प्रॉफिट के नाम पर कुछ किया था, उठा के जेल में डाल दिया, बाहर आता है, बाहर आने के बाद मैडम उसको मर्डर हो गया, वो कुछ करता उससे पहले मर्डर हो गया। एक ऐसी सर्वेश तिवारी नाम के, प्रमोद मुतालिक तो जिंदा है, सर्वेश तिवारी, ऐसी प्रवीण तोगड़िया, मैडम जब तक उन्हें पॉलिटिकल माइलेज चाहिए था ठीक है, प्रवीण तोगड़िया की राजनीति खत्म कर दी। जितने भी रेडिकल हिंदू लीडर्स थे उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी, और अब नंबर आ रखा है जितने रेडिकल मुस्लिम लीडर्स, जैसे हमारे यहाँ ओवैसी का नाम सुना होगा, यहाँ कुछ नहीं किया। हैदराबाद में ओवैसी के सामने आज तक कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं खड़ा करते थे लोग। पहली बार ऐसा हुआ कि हैदराबाद के अंदर बीजेपी ने एक माधवी लता नाम की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ी कर दी। नतीजा ये, आज तक ओवैसी ब्रदर्स कभी किसी हिंदू के घर वोट मांगने नहीं गए। आजकल ओवैसी ब्रदर्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंदिरों में टीका लगवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई वो नहीं, वही सीट तो सबको चाहिए ना। ये रेडिकलाइज जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको खत्म करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ सिस्टम्स हमेशा एफर्ट करते हैं, आपके यहाँ नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का बना हुआ है, आपने माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया।
और उसी वजह से क्योंकि पेट्रोनेज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, तो गैंग्स बने हुए हैं। अब वो वोट बैंक बन चुके हैं, और वो वोट बैंक से बड़ी बात, वो एसेट बन चुके हैं। भाई वोट बैंक तो फिर भी मैनेज हो जाता है, वो जो एसेट बनते हैं ना, उस एसेट को बचाए रखना जरूरी होता है, और सोर्स ऑफ इनकम बन चुके हैं। पावर पॉलिटिक्स के अंदर वो एक, जिसे कहते हैं ना, गोटी की तरह फिट हो जाते हैं। यही रीजन है, जैसे ही आपके यहां पर गलती से कोई, पहली बात तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके, अच्छा सब, यही रीजन आपके ब्लास्फेमी लॉ बनाया गया। ब्लास्फेमी लॉ क्यों बनाया गया मैडम? वो इस रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ही तो बनाया गया, सेटिस्फाई करने के लिए बना दिया कि हाँ भाई हमने लॉ बना दिया, अगर आज के बाद कोई प्रॉफिट मोहम्मद या किसी उनसे जुड़े किसी भी बंदे के ऊपर कुछ भी आवाज उठाएगा, उसकी सर तन से जुदा हो जाएगा। अब ठीक है जी, सर तन से जुदा हो गया, और जो भी आप नारा लगाते हैं वो पूरे का पूरा हो जाएगा। नतीजा क्या? चाहे वो श्रीलंका का कोई नागरिक हुआ, उसने कुछ भी किया हो, शोर मचना है बस। अब प्रॉब्लम ये है, इन चलते फिरते गैंग्स के ऊपर कौन कोशिश कर, हिम्मत जुटाएगा उंगली उठाने? You will not find even a single one जो इनके ऊपर उंगली उठा के ये कहे कि नहीं, इसको रोकना पड़ेगा। मैडम ये रोक नहीं पाते, और यही आपके यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी। मगर सर, यस, मगर सर बात सिर्फ इन ग्रुप्स तक तो महदूद नहीं रह गई है ना, कि आप कहें कि जी टीएलपी है या टीटीपी है या कोई भी XYZ ग्रुप्स हैं, उसमें इस सोच के लोग हैं। ये तो अब आपको पाकिस्तान की सोसाइटी में आम लोग मिल जाएंगे, जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम शोज कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं। उन लोगों के माइंडसेट ऐसे हैं कि उनका जब दिल करेगा वो उठकर आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि जिससे वही वाला सर तन से जुदा वाली हालत हो जाए। तो ये माइंडसेट जो पब्लिक के अंदर चला गया है, अब वो कैसे निकलेगा? मैडम ये एक्चुअली ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है। तो आइडिया, वेल्थ, हर चीज ट्रिकल डाउन होती है। जिस तरीके का आइडिया आपकी एलीट क्लास या रूलिंग क्लास के पास होगा, वही आइडिया नीचे ट्रांसफर होगा, वो वैसे का वैसा या उससे भी भद्दे फॉर्म में, उससे भी गंदे फॉर्म। जो ऊपर आपके यहाँ आइडिया था, नीचे के लोगों के पास, मतलब जो स्ट्राटा, लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी होता है, लोअर स्ट्राटा नेवर बीन्स के बाय बर्थ है, बट बाय लेवल। जितना ज्यादा आप सोसाइटी में नीचे की तरफ जाते जाएंगे, उसके पास इंफॉर्मेशन उतनी ही कम होगी, उतना ही नॉलेज का लेवल कंपैरेटिवली कम होगा, उतने ही उसके पास सभी तरीके के सोर्सेज, रिसोर्सेज, सब चीजें कम होती है। यही रीजन है, छोटी सी चीज भी कहीं ज्यादा रिएक्ट करती है उनके ऊपर। छोटा सा आइडिया जो होगा, इसीलिए वो छोटा सा आइडिया वो सरपन से जुदा वाला है। यही रीजन है, वो एक लड़की जो है, वो एक अरबी के अंदर हलवा लिखा हुआ था, वो ड्रेस पहन के घूमती है, तो वो जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है, उसे यही नहीं पता कि लिखा गया है, बस ये पता है कि अरबी में लिखा है, इसका मतलब नहीं पता, तो उसके पीछे लग जाएगा। प्रॉब्लम यहां पर फिर कटघरे में आपकी जो गवर्नमेंट्स है वो आती है, जो अपने पावर टसल में इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और वो चाहते भी नहीं है कि ये लोग किसी भी तरीके से आगे आए। क्योंकि माने या ना माने, आपके यहाँ का जितना एलीट क्लास है, जितना रूलिंग क्लास है, सबकी प्रॉपर्टीज फॉरेन कंट्रीज है। वो जानते हैं उन्होंने यहाँ नहीं रहना। जब वो जानते हैं कि उन्होंने यहाँ रहना ही नहीं है, रहना ही फॉरेन कंट्री में है, तो वो मैडम क्या करेंगे? वो यहाँ से, जैसे अंग्रेज आए थे ना, हमारे से मैक्सिमम प्रॉफिट लिया और फॉरेन कंट्री में, क्योंकि उनका घर दूर था। आपके यहाँ वाली एलीट क्लास का भी घर दूसरे देश में है, वो यहाँ से मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करते हैं। वो चाहते हैं जितनी ज्यादा गरीबी, भूखमरी, अनपढ़, रेडिकलिज्म, आपस में गले काटने वाले, ये सारे के सारे लोग जितनी ज्यादा पाकिस्तान में लोकल मासेस में होंगे, उतना ज्यादा उन्हें फायदा है, क्योंकि उतना ज्यादा वो लोग एक्सप्लॉइट कर पाएंगे ऑन द नेम ऑफ पाकिस्तान। आप ये देखिए ना, जितना भी लोग या कुछ एड आती है, मैक्सिमम आपकी रूलिंग क्लास खा जाती है, एलीट क्लास खा जाती है, गायब हो जाते हैं। और पता लगाओ, कोई जैसी जखीरा खरीद लेते हैं, कोई चेन ऑफ फूड चेन खरीद लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, और ये बेचारा गरीब। मैडम हमारे यहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स है ना, मिडिल क्लास कॉलोनी में रहते हैं, मिडिल क्लास। हमारे आपके यहाँ ना कि वो बहुत मशहूर एंकर साहब है, मतलब आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उनका एक वीडियो, एक शॉर्ट देखा था मैंने। वो हमारे मेजर की, हमारे जो आर्मी चीफ थे, जनरल RPN सिंह साहब, ठीक है, उनकी एक कहानी बता रहे थे। छोटा सा इशू हुआ था हमारे यहाँ,
हमारे यहाँ आर्मी जनरल जो भी होता है उसको 1000 गज का एक प्लॉट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर, 1000 गज का। और मैडम उसके पास गवर्नमेंट से मिलने वाला वही एक प्लॉट होता है, इसके अलावा जो उसकी पेंशन होती है छोटा मोटा। हरियाणा के अंदर उनको प्लॉट मिलना था, उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी। कैन यू इमेजिन, हमारे यहाँ जनरल जब रिटायर हो गए तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो 1000 गज का प्लॉट आप दे रहे हैं ये थोड़ा कॉर्नर प्लॉट दे दो, मुझे थोड़ी कंफर्टेबल रहेगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया, सर सारे प्लॉट अलॉट हो चुके हैं, यही है आपके लिए। और वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये पाकिस्तान में अगर होते, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस। हमारे यहाँ लोन लिया जाता है, अभी नरवणे साहब का एक फ्लैट लिया था मैम, 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट लोन पे लिया अपने बेटे के साथ मिलकर। उसका डिस्कशन हुआ था आपके पाकिस्तानी चैनल्स पर कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने फ्लैट लिया और वो उसको बड़ा खुशी से बता रही है कि देखो मैंने फ्लैट लिया, तो उसके अलावा उनके पास और लिटरली कुछ नहीं मिलेगा, लिटरली मेरे 4 घर छोड़ के, मतलब। सर एक और आपके कोई आर्मी चीफ थे, उनका घर भी दिखाया था, एक और हमारे साथी थे, उन्होंने पूरा दिखाया था, सिंपल सा घर था, उसको भी बड़ा टीवी चैनल से दिखाया था पाकिस्तान के। तो वो तो छोटा मकान होगा। तो यही डिफरेंस है, क्योंकि आपके यहाँ जो एलीट क्लास है ना उसको पैसा मिलेगा, वो फौरन लेके भाग जाएगा, और जैसे वो फौरन लेके भागेगा तो वो क्या चाहेगा, उसका बेटा यहाँ तभी आएगा जब उसे गवर्नमेंट में कुछ फायदा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वो कभी आएगा ही। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी कंट्री जूझ रही है, और उसका बड़ा रीजन है कि जितना ज्यादा आपकी ग्लोबल पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो उतना ज्यादा आसानी से उसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन में, और जितना ज्यादा वो डिवाइड होंगे आपस में लड़ते रहेंगे। मैडम एजुकेशन नहीं मांगेंगे, हेल्थ नहीं मांगेंगे, रोटी नहीं मांगेंगे, सब्जी नहीं मांगेंगे, डेवलपमेंट, सड़क नहीं मांगेंगे, लाइट नहीं मांगेंगे। हम 14 घंटे लाइट इतनी गर्मी में अभी आप बता रहे हैं जाने का मतलब जानते हैं? हमारे ना रोड छोड़िए, ये सब ब्लॉक करके खड़ा कर दें, तुम्हारी ऐसे तैसे ही हमने क्या, तुम्हें फैसिलिटी क्यों नहीं दे रही, आपकी आवाज क्यों उठ रही, लोग प्रोटेस्ट कर रहे, शायद डंडे मार के भगा दिया गया। और मैं तो हैरान हूं, मुझे किसे बताया शायद 80 या 85 रुपए यूनिट बिजली है, 85 रुपीज यूनिट। इज इट ओके? 85 रुपीज, मतलब हमारे 6 रुपए और 7 रुपए मैक्सिमम लिमिट है जो हाईएस्ट है। सर खैर वो तो सर रुपीज की कीमत भी गिरी, और ये हर चीज अगर आईएमएफ से पूछकर करेंगे तो यही हाल होगा ना, आईएमएफ जो कहता है ये वही करते हैं आगे से। लोड शेडिंग भी हो रही है, टैक्स भी डिफरेंट लगाए जा रहे हैं, एक आदमी जो 10,000 कमा रहा है उसके ऊपर भी वही टैक्स लग रहा है जो 10 लाख वाले के ऊपर लग रहा है। तो ये चीज तो चल रही है यहाँ पे, मगर जी अपने वही वाली बात है ना, मैं वही तो चीज कर रहा हूँ, आपके यहाँ पर अपना देश समझते नहीं है आपके रूलिंग। हाँ, और इसीलिए उनको ये सब चीजों का फायदा मिल रहा है। कुछ रूट्स ऐसी हैं, लड़के लेंगे पाकिस्तान नारा लगाया, वो लड़के ले तो लिया, लेकिन किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर लिया वो तो पता ही नहीं था। हम अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया पहली बात तो एक कल्चरल सोसाइटी है, एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर मेरा नाम अगर हरि मोहन कौशिक है तो मैडम मेरे नाम का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हो सकता है 8,000 10,000 साल पुराना कोई ऋषि परशुराम थे, विश्वामित्र थे, वो सारे जो ऋषि थे उन ऋषियों की संतान हम हैं। यानी मैं 10,000 ईयर्स के हमारी नामों के पीछे जो लगा सरने में उसका रिकॉर्ड मिल सकता है। तो उसको छोड़िए, हम हिस्ट्री के रूट्स को नहीं देख रहे, ट्रेडिशन कल्चर को नहीं देख रहे। हमारी जो पार्टी वहां था, हमारा जब देश आजाद हुआ इंडिया 1885 में जब पहली बार कांग्रेस बनी, तो मतलब उस कांग्रेस ने 3 साल तक तो ये डिस्कशन किया कि हमें चाहते क्या है, और 1947 तक हर रोज डिस्कशन होता था कंट्री कैसा बनेगा। आपका डिस्कशन शुरू हुआ 16 अगस्त 1946 को, और 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। क्यों? क्योंकि हम लड़ रहे थे। वो तो आइडिया ऑफ नेशन, ये प्रॉब्लम है। और इस चीज का रूट आज भी आप अपने सड़कों के ऊपर आम जनता जो आपकी रेडिकलाइज्ड है उसमें देख रहे हैं, और वो उसके ऊपर प्रॉब्लम ये है कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहता कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट। वो आज भी पॉलिटिशियंस को दोषी मान रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है जो डिस्कशन करने वाला है या तो वो जेल में है या फिर देश छोड़ के भाग चुका है, और जो अभी है
ये भी जब कमजोर पड़ेंगे ये भी देश छोड़ के भाग जाएंगे, और जो नया आएगा फिर वो खाएगा, क्योंकि उसे मतलब होता है कि आपको बाहर जाके रहना, उसे उससे मतलब है कि ब्रिटेन में या अमेरिका में आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, उसे इससे मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में आपके पास क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही रीजन है आज के दिन कोई भी अगर छोटा सा भी मामला होता है, शोर मचता है, ज़ॉम्बीज़ की एक भीड़ भागती है, मारकाट मचा देती है, जला देती है, कुछ भी कर देती है, फिर आप और हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और उसमें भी मजे की बात आप अपने व्यूअर्स को देखेंगे, वो आपकी कंट्री में कम, हमारी कंट्री में ज्यादा सुना जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमारे अभी सर सुना जाता है, कमेंट्स कम करते हैं हमारे लोग, सुनकर निकल लेते हैं साइड से। चलिए, अगर सुना जाता है बहुत बढ़िया बात है। मैं तो एक है ना आपके उसको देख रहा था, कोई वो सड़क पे जाके जो रिएक्शन ले रहे होते हैं, वो एक बंदा भेजा, तुमने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं डाला, दुपट्टा, और वो दुपट्टा उड़ा रहा है उसको, लगा रही है। ये रेडिकलाइज की जो बात कर रहे हैं ना, ये वही है। अगर हमारी बात का असर हो रहा होगा तो वो सोचेंगे, लेकिन सोचने के लिए एक बेस चाहिए। सर मुझे मेरे पेरेंट्स ने एक बार बताया था कि ज़ियाउल हक के टाइम का वो बताया करते थे कि वो थी कौन से हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, कोई उनकी मूवी लगी थी शायद सोफिया लोरेन की, और पोस्टर्स बन के लगे थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि ये स्कर्ट में है, ऐसा करो इसको पेंट में ना इसको शलवार पहना दो। तो किसी ने कहा कि अच्छा पोस्टर में तो हम शलवार पहना देंगे, फिल्म के अंदर कैसे पहना? हम इस कंट्री में रहते हैं सर, जो पोस्टर में कहते हैं शलवार पहना दो एक्ट्रेस को, तो लोग भी सही। अब इसका क्या किया जा सकता है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन यही है कि नो वन इज डिस्कसिंग, और वो भी हाइप क्रिएट कर, डिस्कशन भी हाइप क्रिएट करके हो रहा है, ना कि सीरियस डिस्कशन हो रहा है। आप अपने आप उठाकर देख लीजिए, 2 या 3 या मैक्सिमम 4 जगह ऐसी होंगी जहां पर सीरियस डिस्कशंस होते हैं, वरना कोई करता ही नहीं है। तो सीरियस डिस्कशन को सुनने वाले मुट्ठी भर होते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो मिलियंस में व्यूज जाते हैं, मिलियंस में, वो आपके यहाँ ही नहीं। नहीं मगर सर लोग सुनते हैं, अगर आप सीरियस टॉपिक को भी थोड़ा सा लाइटर उसमें बता देते हैं, तब भी लोग अंडरस्टैंड करते हैं। आजकल लोगों की लाइफ में इतनी टेंशन है, आप सोचे 14 घंटा लोड शेडिंग हो रही है, आप उनको 20 मिनट में आप उनकी जिंदगी और लोड शेडिंग में डाल देंगे, कौन सुनेगा? एक बात है, जैसे 14 घंटे की गर्मी के अंदर लोड शेडिंग का तो मतलब कुछ और ही है, जबकि आपके यहाँ पर इतने अच्छे वाटर रिसोर्सेज हैं, इतने अच्छे बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज हैं जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करके यकीन मानिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपके रूलिंग क्लास आपकी नहीं, क्योंकि सर रूलिंग क्लास चाहती है कि लोग ठीक हो। सर अगर लोगों के पास बिजली आ गई, खाना आ गया, तालीम आ गई, लोग तो इनका गलत पकड़ लेंगे, लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये वो नहीं चाहते, वो चाहते लोग परेशान रह गए, लाइट कब आएगी, मैं काम करना है, मैंने वॉशिंग मशीन चलानी है या मैंने पंखा ऑन करना है, तो वो यही सोचते रहे। अगर आप सब चीजें दे देंगे तो उनका दिमाग तो फिर जाएगा ना कि एजेंसीज क्या कर रही हैं, पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, फौज क्या कर रही है। चाहते हैं गरीब जनता उनके घर के बाहर भिखारी की तरह खड़ी रहे, वो जाएं अपना दरबार लगाएं, और दरबार लगाने के बाद कहें अच्छा जी हो गया, 2-4 टुकड़े फेंके, और उसके बाद का यार अभी कल बात करेंगे, कल दोबारा आना। घर के बाहर भीड़ लगी रहनी चाहिए। हमारे यहाँ घर के नेताओं के घर के बाहर भीड़ थोड़ा मिलती है, पहले मिलती थी लालू प्रसाद टाइम में, सब खत्म। ठीक है, वो जो नेता भीड़ लगाने वाला था उसकी राजनीति खत्म। आज के दिन नेता वोट मांगने आते हैं तो हम पूछ लेते भाई क्या क्या काम किया, वो लिस्ट दिखा देता है, हाँ तो वोट तो देंगे, आओगे तो नहीं देंगे। बिल्कुल, फिर हमारे डिफेंस आ चुका है। तो एक और चीज, मतलब हमारे नेता कितने भी चोर थे, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी इंडिया में बचा के रखी, बाहर कोई नहीं है। आपके यहाँ हर कोई बाहर लेकर, ये ट्रेंड आपके यहाँ का गलत है। कभी है ना, अगर डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे, मैं क्लास में समझाता हूँ। ठीक है, वो पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी का कंपैरिजन करते हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ क्या करते थे जिसकी वजह से इंडिया गरीब था, पाकिस्तान की एलीट क्लास पाकिस्तान के साथ क्या करती जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीब है। हमारी एलीट क्लास सबसे बुरी थी, फिर भी उन्होंने एक अच्छा काम किया, वो ये था ब्रिटिशर्स हमारा पैसा ले जाकर बाहर भाग जाते थे, आपकी एलीट क्लास भी आपका पैसा लेके बाहर भाग जाती, इकोनॉमी बचता नहीं। हमारी एलीट क्लास बेईमानी करके भी अपना पैसा इंडिया में रखती है,
तो वो पैसा ना चाहते हैं भी सर्कुलेट होता रहता है इंडिया में, और पैसा सही। जितना सर्कुलेट होता है, मोदी ने आकर उस जो सर्कुलेट हो रहा था पैसा उसको चैनलाइज कर दिया। तो 10 साल में आप इंडिया में डिफरेंस देख सकते हो। 2014 में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बहुत बुरा नहीं था, अच्छा था। बिल्कुल सर, 10 हमें साल में इस पे डिफरेंस बिल्कुल। इसलिए हाँ क्योंकि आपकी जी जी। यहाँ जो वेल्थ थी वो बाहर जा चुकी है, हम्म। हमारी वेल्थ हमारे यहाँ थी, उसे बस चैनलाइज कर दिया, और जो बाहर पैसा जा रहा होता था, मतलब जो बेईमानी का पैसा, करप्शन है, उसे रोक दिया। सिर्फ कितना सा किया है जिसने 10 साल में डिफरेंस जमीन आसमान का कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, और हम जरूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे 1-2 दिन के अंदर ही। बस आप सर प्लीज अपना माइक चेंज कर लीजिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस ने अभी शोर मचा देना है कि आपको वो सुन नहीं पाएंगे ठीक से। तो आप माइक जैसे ही चेंज होता है हम बिल्कुल क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, और जो हम हर वक्त कहते रहते हैं कि जी पहले अच्छी थी, तो अगर अच्छी थी तो अब ये हाल क्यों है, तो इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।